तो बच्चे हम लोग जो है पहले जो है पोषण के बारे में पढ़े। इससे पहले हम लोग जो क्या पढ़े, पोषण के बारे में, जैव पराक्रम के बारे में पढ़े। अब जो है हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए क्या होता है, विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आहार नाल कहलाते हैं। तो आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती है और पाचक ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होती है। पाचक ग्रंथियों से क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है। और पाचक रस से जो है पाचक रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है ना। भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर जो है पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो मनुष्य का जो आहार नाल है 8 से 10 मीटर तक की होती है। ये जो है मनुष्य का आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। ये जो है मुख्य गुहा से शुरू होकर है ना मल द्वार तक फैली होती है। ये जो मनुष्य का आहार नाल जो है मुख से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा क्या है, आहार नाल का पहला भाग है। और यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से क्या होती है, घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचले मांसल यानी क्या होते हैं, ओठ होते हैं, होठ जिसको बोलते हैं, है ना। ये जो है मुख गुहा में और जो है क्या पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और दांत पाया जाता है ना। तो मुख गुहा में क्या पाया जाता है, जीभ और दांत पाए जाते हैं। जो जीभ जो है मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक क्या है, मांस की रचना है, जो किसका बना हुआ है, प्योर इसमें क्या है, मांस है। और जो है ये जीभ का क्या काम है कि जीभ जो है भोजन को क्या करता है, इधर उधर क्या उसको लार ग्रंथियों के द्वारा इधर उधर क्या करता है, ये जो है गला में मतलब मनुष्य के आहार नाल में चलाकर ले जाता है। और जो है ये इसमें अंकुर होते हैं, जीभ में क्या होते हैं, अंकुर होते हैं। वो अंकुर जो है जिन्हें क्या कहा जाता है, स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। ये भोजन का जीभ नहीं रहेगा तो स्वाद हम लोग नहीं पाते हैं। जीभ ही जो है भोजन का स्वाद का मजा चिखाता है। अगर जीभ नहीं रहता तो हम लोग भोजन का मजा नहीं चख पाते। और जो है ये जीभ जो है भोजन को अंदर ले जाने में सहायता करता है। और जो है दांत का कार्य क्या है, ये भोजन को क्या करता है, कुचलता है ना। महीन महीन बारीक बारीक करके ये जो है इसको पीस कर बारीक कर देता है, जिससे जो है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। और भोजन जब अमाशय में जाता है तो उसको पचने में क्या होता है, आसानी होती है। इसके बाद दांत जो है उन भोजनों को एकदम बारीक करता है। हम लोगों के मुख में कितने दांत हैं, 32 दांत हैं,
किसी के मुंह में तो कम होता है, टूट गया होगा तब कम होगा। सबके मुख में जो है 32 दांत होते हैं। जब वयस्क हो जाते हैं लोग 32 होते हैं, लेकिन बच्चों के मुख में क्या होता है, दांतों की संख्या कम होती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो दांत जो है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दांत पूरा 32 का 32 निकल जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लिख दें, समझ जाएंगे। ठीक है, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक या इंसाइजर। क्या? पहला दांत कर्तनक या इंसाइजर, दूसरा भेदक या कैनाइन, तीसरा अग्र चवणक या प्रीमोलर, और चौथा जो है चवर्णक या मोलर। ये दांत जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों प्रकार के दांतों का अलग अलग कार्य है। अगला दांत आप लोग जो देख रहे हैं, ये किसी भी प्रकार के भोजन जो आता है उसको क्या होता है, कुतरने के लिए होता है। 4 दांत जो होता है ये जो है भोजन को काटने के लिए होता है। हाँ, चबाने के लिए नहीं। अगला दांत जो होता है कुतरने के लिए, भोजन को काटने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों को करने के लिए। और इसके बगल में जो 4 दांत होते हैं ये क्या होते हैं, भोजन को नहीं फाड़ने के लिए, चीरने का काम करते हैं। हाँ, चीरना फाड़ना उसका काम है ना। और जो है प्रीमोलर जो है, तो इन चारों दांतों का अलग अलग कार्य है। तो चवर्णक या मोलर जो होता है ये भोजन को बारीक जो है पीसता है। ये जो है पीसकर भोजन को एकदम क्या कर देता है, लुगदी बना देता है, और जिससे भोजन को हम लोगों को घोटने में आसानी होता है और हम लोग भोजन को आसानी से घोट जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मुख ग्रसनी जो होता है, अब ग्रसनी के बारे में देखते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी, हाँ, ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में 2 क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। दो छिद्र होते हैं। पहला है निगल द्वार, निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार। है ना। तो ये जो है ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। पहला जो है निगल द्वार और दूसरा है कंठ द्वार। तो निगल द्वार का काम है जो आहार नाल के अगले भाग ये जो है ग्रसनी में खुलता है, तथा कंठ द्वार जो है जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार क्या है, ये श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लॉटिक्स कहलाता है। और जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को क्या करता है, ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में न जा सके। है ना। उसे क्या कर देता है, कंठ द्वार को ये ढक देता है, जिससे भोजन जो है श्वास नली में न जाए। अन्यथा भोजन श्वास नली में जाएगा तो क्या होगा, आदमी को सरक जाता है। कभी कभी ऐसा आप लोग देखते होंगे, खाते समय जब श्वास नली में चला जाता है तो आदमी को सरक जाता है, लगता है प्राण निकल जाएगा। इसके बाद में जो है ग्रास नली,
ये ग्रसनी के बारे में पढ़ा है। अब जो है ग्रास नली, ग्रास नली जो है ये मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन जो है निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन कहाँ पहुंचता है? लार से सना हुआ भोजन है ना, ग्रास नली में पहुंचता है। और ग्रास नली में जब पहुंचता है तो भोजन को पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में क्या होता है, एक तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न होता है ना। ऐसे ऐसे मतलब उसमें सिकुड़न होता है, फैलाव होता है ना। तरंग जो है सिकुड़न मतलब फैलना और घटना, फैलना और घटना, इस तरह की क्या होता है, संकुचन होता है। जिस संकुचन से माने इसको आप कह सकते हैं सिकुड़न और शिथिलन, शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिससे क्या होता है कि इसे मतलब कि कर्मान कुंचन, कर्मान कुंचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, कर्मानु कुंचन है ना। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर क्या होता है, घिसकता जाता है ना। और ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में पाचन क्रिया, भोजन का पचने के कार्य नहीं होता है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। तब जो है आमाशय में क्या होता है, आमाशय में भोजन जब है ग्रास नली से कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। और यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। आमाशय की रचना कैसा है, एक चौड़ी थैली की जैसा रचना है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, कार्डियक। आमाशय का अगला भाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है, तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। अगला भाग क्या कहलाता है बच्चों, कार्डियक, और पिछला भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग, अगला और पिछला के बीच का जो भाग होता है उसको फुंडिक भाग कहा जाता है। जो बीच वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है, फुंडिक भाग कहा जाता है। तो उसके बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फुंडिक, फुंडिक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुंडिक, फुंडिक भाग कहलाता है। और आमाशय के तो बीच वाला भाग क्या कहलाता है, फुंडिक भाग कहलाता है। और आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का अस्तर होता है। एपिथेलियम कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, अस्तर पाया जाता है। कोशिकाओं का यह अस्तर जगह जगह अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है। और इन धंसे भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। और ये जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं भी 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं जो होती हैं वो भी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। इसमें जो है हाँ, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा जो होता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। जठर ग्रंथियां
कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन बच्चे? श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा जो है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। ये जो है जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। इसके बाद में बच्चे हम लोग जो है छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होता है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह इसका रचना जो होता है बेलनाकार रचना होता है। छोटी आंत का जो लंबा भाग है यह किस आकार का होता है? बेलनाकार इसका रचना होता है। आहार नाल के इस भाग में, आहार नाल की इस भाग में यह भाग की पाचन क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना होता है? 6 मीटर। और चौड़ाई कितना होता है? हाँ, 2.5 सेंटीमीटर। मीटर में नहीं, 2.5 सेंटीमीटर में होता है इसका चौड़ाई छोटी आंत का। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है ना। ये केवल मनुष्य को हम आपको बताए 6 मीटर लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। और अन्य जीव जंतुओं में अलग अलग लंबाई की होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। छोटी आंत की लंबाई जिस प्रकार के भोजन जीव जंतु करते हैं उसके आधार पर आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई जिस प्रकार के भोजन आप करते हैं, या मांसाहारी, बहुत जीव मांसाहारी हैं, बहुत जीव शाकाहारी हैं, तो उनके भोजन के प्रकार पर ही छोटी आंत की लंबाई होती है। तो आप देखते हैं कि जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो शाकाहारी जीव है उसकी आंत की लंबाई क्या होगी? बड़ी होगी, ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। सेलुलोज के पाचन होने के लिए जिसका आंत जितना लंबा रहेगा सेलुलोज का पाचन उतना ही आसानी से होगा। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम होती है। जो मांस खाने वाले जीव हैं, मांसाहारी हैं, उनकी आंतों की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। छोटी आंत 3 भागों में विभक्त है। छोटी आंत जो है 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनम तथा तीसरा भाग है इलियम। ये 3 भागों में विभक्त है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का पहला भाग, यानी ग्रहणी को छोटी आंत का पहला भाग कहते हैं, जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। ग्रहणी कैसा होता है? सी का आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नालिका खुलती है। यह नालिका 2 भिन्न भिन्न नालिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है और इनमें से एक नालिका अग्नाशयी वाहिनी तथा दूसरी नालिका मूलपित्त वाहिनी होती है। और
जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। जेजुनम क्या है? छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है? इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। इलियम में भोजन का पाचन क्या होता है? समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और भोजन का पाचन पित्त अग्नाशयी रस तथा आंत्र रस या सक्स एंटीरिकस है ना, एंटीरिकस जो क्रमशः एकृत अग्नाशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव है ना। ये क्या है? ये आंत ग्रंथियों के स्राव है। ये जो है क्रिया, मतलब आंत ग्रंथियों के स्राव की क्रिया जो है ये क्रिया से होता है। इसके बाद में हम लास्ट चल रहे हैं यकृत। यकृत जो होता है, यकृत जो होता है ये जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है शरीर की सबसे क्या है? बड़ी ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है, मतलब कि स्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यकृत कोशिकाओं से क्या होता है? पित्त इससे निकलता है, पित्त का स्रावित होता है, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। और इनसे क्या निकलता है? पित्त का स्राव होता है ना। स्रावित पित्त का संचय जो होता है कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। यकृत नालिकाएं जो होती हैं, ये छोटी छोटी यकृत नालिकाएं जो निकलती हैं, यकृत नालिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नालिका के साथ जुड़कर ये जो है मूल पित्त वाहिनी बनाती हैं। और जो है पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का इनसे स्रावित होता है। कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है। इसके बाद में जो है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। और जो है बड़ी आंत दो भागों में होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। तो बच्चे, हम लोग जो है मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़े। तो उस पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? ग्रसनी है ना, ग्रसनी भाग लेते हैं, ग्रास नली, और जो है अमाशय, छोटी आंत, यकृत, ये जो है मनुष्य के जो है पाचन तंत्र के ये अंग हैं, जिससे जो है भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। इन सभी अंगों से क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। और बच्चे जो है आप लोगों को जो पढ़ाया गया उसमें से आप कुछ बता सकते हैं? तो मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? अच्छा, जो है भोजन का स्वाद हम किससे लेते हैं? जीभ से। ठीक है। और जो बच्चे बताइए आप लोग, छोटी आंत की लंबाई कितना होती है और चौड़ाई उसका कितना होता है? ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो बच्चे अंत करते हैं।